हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस सेशन में हम लोगों को सर्वेइंग इंजीनियरिंग की लीनियर मेजरमेंट के एरर्स टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आप लोगों को सर्वेइंग इंजीनियरिंग में फंडामेंटल टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। कंप्लीट मतलब हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में देखा था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, फिर हम लोगों ने स्केल के बारे में पढ़ा था, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है वो भी देखा था। देन वी हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में हम लोगों ने चेन्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू IS 1492 आपकी चेन जो है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है और वो 4 टाइप की चेन में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारे पास होता है रेवेन्यू चेन, और रेवेन्यू चेन जो है वो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारे पास आता है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन जो है वो फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के काम आती है। एंड देन हमारे पास तीसरा आता है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन जो है वो आप लोगों की सबसे ज्यादा यूज होने वाली चेन होती है, मोस्टली यूज्ड। हमने इसके बारे में डिटेल में देखा था। देन फोर्थ चेन हमारे पास आती है मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन जो है वो बेसिकली 4 साइज में उपस्थित होती है। पहला होता है 5 मीटर, दूसरा होता है 10 मीटर, तीसरा होता है 15 मीटर, चौथा होता है 20 मीटर। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि आपकी जो 20 मीटर की चेन होती है, उस 20 मीटर की चेन में हर 1 मीटर पे एक ब्रास रिंग दी जाती है, और जो आप लोगों के हर 5 मीटर होते हैं, एवरी 5 मीटर पे आप लोगों का ब्रास टेली दिया जाता है। और ये जो ब्रास रिंग और ब्रास टेली है, ये बेसिकली किस काम में आते हैं? हमने ये भी देखा था कि इसका जो बेसिकली पर्पस होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करना। आपके फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के काम आती है। ये चीज क्लियर है अच्छे से? अब स्टार्ट क्या करना है आज के लेक्चर में, थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे 5 मीटर की चेन के लिए, एंड देन कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, एंड देन हम लोग एरर वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो हमारे सर्वेइंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जाना जाता है। तो बात आती है जनाब यहां से कि आप लोगों का जो 5 मीटर और 10 मीटर वाला चेन होता है, इसके लिए मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि 5 मीटर और 10 मीटर वाले चेन में आप लोगों का जो ब्रास टेली होता है वो 5 मीटर पर नहीं दिया जाता। ये बात आपको याद रखनी है। 5 मीटर और 10 मीटर वाले चेन में ब्रास टेली आपके हर 1 मीटर पे दिया जाता है। ब्रास टेली आर प्रोवाइडेड एट 1 मीटर इंटरवल। आपके हर 1 मीटर पे आपका ब्रास टेली दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपकी चेन है और ये 5 मीटर की चेन है। इस 5 मीटर की चेन में हर 1 मीटर पे एक ब्रास टेली होगा। ये आप लोगों के ब्रास टेली है हर 1 मीटर पे, ठीक है। अब यहां पर मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। नॉचेस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि अगर आपके एक नॉच की बात करते हैं, आपके ब्रास टेली में मान लो एक नॉच है जिसकी शेप ऐसी है, तो वो आपको 1 मीटर का डाटा दे रहा है। अगर आपके पास 2 नॉच वाला ब्रास टेली है तो वो आप लोगों को 2 मीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपके पास 3 नॉचेस वाला ब्रास टेली है तो वो आपको 3 मीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा आपको को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 3 मीटर वाला कोई नॉच आता नहीं है। अगर मैं 5 मीटर की बात करता हूं तो 3 वाला कोई नॉच नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर द सेक ऑफ सिमेट्रिसिटी आपकी चेन दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए। सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी चेन सेम होनी चाहिए। अगर मैं 5 मीटर की एक चेन बना रहा हूं तो वो 5 मीटर की चेन मेरे पास किस तरह से ब्रास टेली से इंट्रोड्यूस किया जाएगा? 1 नॉच, 2 नॉच, फिर 2 ही नॉच आएंगे आप लोगों के।
आप मेरी बात को ध्यान में देखना, 2 ही नॉच आएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल चेन होनी चाहिए, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, ब्रास टेली एक जैसे दिखाई देंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 20 मीटर और 30 मीटर की चेन के बारे में बताया। इस लेक्चर में मैंने आपको 5 मीटर और 10 मीटर की चेन के टेलीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जरा उसकी बात हम लोग करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस आप लोगों को किधर देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस आप लोगों को आपकी चेन में सेंट्रल पोर्शन में देखने को मिलते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो पहला और आखिरी नॉच होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नॉच किसी भी चेन का, चाहे आप लोग 20 मीटर की बात करो, चाहे आप लोग 10 मीटर की बात करो, चाहे 5 मीटर की, चाहे 30 मीटर की, जो आप लोगों का पहला, फर्स्ट एंड लास्ट नॉच होता है वो हमेशा सेम होता है। पहला और आखिरी नॉच हमेशा आप लोगों का सेम होता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं करनी। इसके बाद जनाब आपकी बात आती है यहां पर कि जो दूसरा और सेकंड लास्ट नॉच होता है, आप मेरी बात को समझना। जैसे मैंने आपको 5 मीटर की चेन दी, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका दूसरा नॉच ये है, तीसरा नॉच ये है और चौथा नॉच ये है। अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो दूसरा और सेकंड लास्ट, लास्ट से दूसरा, फर्स्ट से दूसरा और लास्ट से दूसरा नॉच भी सेम होगा। आप अपनी चेन को देख सकते हैं, 20 मीटर वाली चेन भी हमने बनाई थी, उसमें 3 नॉच यूज होते थे, पहला, दूसरा और लास्ट वाला एक होता था। अगर आप 30 मीटर की चेन देखते हो तो उसमें आप लोगों के 5 नॉच यूज होते थे, 1 2 3 2 1, ये वाले नॉच चलते थे। तो जो पहला और लास्ट है वो सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होगा और सेंट्रल में मैक्सिमम होगा। तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, थर्ड वाला पार्ट जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं, इसका एग्जैक्टली मतलब यही है कि आप लोगों का जो सेकंड लास्ट और सेकंड नॉच होता है वो सेम होता है। सेकंड एंड सेकंड लास्ट जो नॉच होगा वो सेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरी बात आपको? सेकंड और सेकंड लास्ट नॉच आपका सेम होगा, ठीक है। अब चेन हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको कुछ मेजर पॉइंट और भी बताए थे कि आप लोगों की चेन किस मटेरियल की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। और आपकी जो चेन होती है जनाब, उस चेन में आप लोगों का जो हैंडल होता है वो हैंडल आपका ब्रॉन्ज का बना होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और इस हैंडल को हम लोग नाम देते हैं ग्रूव। इसको क्या नाम देते हैं? ग्रूव नाम देते हैं। क्लियर है मेरी बातें? आगे की मेरी बात आती है यहां से कि चेन मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो देखो आपको भी पता है कि चेन मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाती। चेन जो है वो एक अप्रोक्सीमेट साधन है और चेन मेजरमेंट जनरली आप लोगों का फ्लैट टेरेन के लिए यूज होता है। या तो आप लोग फ्लैट टेरेन में यूज करोगे, फ्लैट टेरेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी जमीन, ठीक है। या हम लोग कहते हैं हिली टेरेन में, या तो फ्लैट टेरेन के लिए यूज होता है या हिली टेरेन के लिए यूज होता है आपका चेन। तो ये चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है, हिली टेरेन का मतलब क्या होता है। कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं अपने मन के अंदर कि जो आप लोगों का चेन है वो हिली के लिए कैसे यूज हो सकता है। हिली मतलब माउंटेनियस नहीं, माउंटेनियस जो होता है वो बड़े बड़े पहाड़ों को बोला जाता है और जो हिली होता है ना वो छोटे छोटे पहाड़ों को बोला जाता है। छोटे छोटे पहाड़ों का मतलब होता है कि जनरली हल्का फुल्का स्लोप, जो स्लोप होता है वो छोटा मोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो उस केसेस में आप अपनी चेन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि जो चेन होती है ना आपकी, वो एक्चुअल में एक अप्रोक्सीमेट साधन है, वो एक्यूरेट नहीं है। चेन आप लोगों की अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट आपको करके देती है। इस बात को समझ के चलना जो मैं कहना चाह रहा हूं।
चेन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट आपको करके देती है, ज्यादा मेजरमेंट नहीं करती, अप्रोक्स करती है। और गलतियां तो आएंगी, जब अप्रोक्सीमेट हो तो डेफिनेटली इसमें एरर तो आएंगे ही आएंगे। जब इसमें एरर आएंगे तो वो कौन कौन से कैसे कैसे एरर सर्वेइंग में इंट्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में अब आपको पढ़ना है। जरा ध्यान से पढ़कर चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एरर मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा वही एरर उसी टाइप से और उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूरी सर्वेइंग में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अगला ही टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है एरर। देखिए, एरर को समझने के लिए दो चीजें ध्यान रखना। एक आप लोगों की होती है मेजर्ड वैल्यू, एक आप लोगों की होती है मेजर्ड वैल्यू जिसको आप नापते हैं। एक आप लोगों की होती है ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए, है ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है। अब मैंने कहा एरर क्या है, इन दोनों ही वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज जो हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग एरर का नाम देते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, कई बार फॉर्मूला हमारे पास आता है कि एरर जो है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो एक एरर है। हालांकि ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, आप ऐसा भी कह सकते हो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी अपनी समझ है आप लोगों की। मैं अगर यही फॉर्मूला लिखता हूं मान लो, तो आपको ये बात तो पक्का पता है कि आप लोगों की अगर मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ गई, इस केस के अंदर मैं ये बात कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है। और जब डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो मैं कहता हूं एरर पॉजिटिव रहेगा। तो आपने यहां पर क्या लिखना है कि आपका एरर जो है वो पॉजिटिव हो गया। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? उसके बाद मैं यहां पर लिख सकता हूं अगर आप लोगों का ट्रू वैल्यू आपके मेजर्ड वैल्यू से कम है, तो सॉरी, ट्रू वैल्यू अगर मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो भी मैं ये बात कह सकता हूं कि अब की बार आपका एरर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। और मैं ये भी कह सकता हूं अगर आप लोगों की ट्रू वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू के बराबर है। अभी मैंने कहा कि आपकी ट्रू वैल्यू अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू के बराबर है, उस केस के अंदर आपके पास एरर जो है वो होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कॉमन है यार। अब एक चीज तो पक्की है कि एरर को ठीक करने के लिए, टू करेक्ट द एरर, आप लोगों को एक फैक्टर यूज करना पड़ता है जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो करेक्शन। अब जरा समझना इसका मतलब क्या है। मैंने आपको कहा जनाब कि मान लीजिए आप लोगों का एक एरर है और वो एरर जो है वो पॉजिटिव है। मतलब आपको मान लो चेन से 20 मीटर नापना था, लेकिन गलती से आप लोगों ने 20 मीटर की जगह 21 मीटर नाप दिया, तो आपने 1 मीटर फालतू नापा। जब आपने 1 मीटर फालतू नापा तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आपने ज्यादा गलती कर दी। अब उस गलती को सुधारने के लिए आपको 1 मीटर कम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आपको 1 मीटर कम करना पड़ेगा ना, वो एक्चुअल में आपकी करेक्शन है। मैंने कहा जितना एरर था उतनी गलती को सुधारने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। अगर एरर पॉजिटिव था तो करेक्शन नेगेटिव हो गई, अगर एरर नेगेटिव था यानी कम मेजर किया था तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी करेक्शन पॉजिटिव हो गई। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एरर को ठीक करने के लिए हम करेक्शन यूज करते हैं। और करेक्शन क्या है, एक बात याद रखेंगे हमेशा, इट इज ऑपोजिट ऑफ एरर। हमेशा आपके एरर का ऑपोजिट होता है, हमेशा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब मेरी बात आती है यहां से कि जरा समझ के चलो कि करेक्शन और एरर में ज्यादा कुछ ऐसा फर्क है नहीं। एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक चेन है और ये जो चेन है ये 20 मीटर की है, और आपने जो मेजरमेंट की है उस चेन की मदद से, यानी एक चेन जो आपने मेजर किया है वो बाई चांस आपने 21 मीटर मेजर कर लिया। तो जब आपने 21 मीटर मेजर करा तो मैंने कहा एरर कितना हो गया, आपने लिखा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी 1 मीटर का एरर है।
और वो 1 मीटर का एरर कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसको ठीक करने के लिए करेक्शन करनी होगी कि नहीं होगी? आपने कहा बिल्कुल करनी होगी। तो जब आप करेक्शन करोगे तो कितनी करोगे? जितना एरर है उतनी ही करना, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो करेक्शन हो जाएगी नेगेटिव, यानी आपको कम करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी बात थी। अब अगर मैं एरर की थ्योरी की बात करता हूं तो देखिए, सर्वेइंग के अंदर आपके 3 टाइप के एरर हैं। सर्वेइंग में 3 टाइप के एरर हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप के एरर है सर्वेइंग में? पहला एरर आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो सिस्टमैटिक एरर। तरीके से समझकर चलना, आपको बहुत चीजें नहीं जानने को मिलेंगी। दूसरा एरर आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो रैंडम एरर। और तीसरा एरर आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो ग्रॉस एरर। समझो इस बात को। सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो बेसिकली आप लोगों का सिस्टम के थ्रू चल रहा है। सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपको स्कूल के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, ऐसा थोड़ी है कि यार तुम डायरेक्टली जाके प्रिंसिपल के माथे पे एप्लीकेशन डाल दोगे। एक सिस्टम होता है, आपको उसी सिस्टम के थ्रू चलना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कोई भी सरकारी काम करना है, जैसे तो सरकारी काम हमारे मन से नहीं होता, सरकारी काम का एक सिस्टम होता है। हमको वो सरकारी काम उस सिस्टम के तहत करना पड़ेगा, उस सिस्टम के तरीके से करना पड़ेगा, जैसा वो सिस्टम कहता है वैसे ही चलना पड़ेगा। सिस्टम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसको समझ के चलो। सबसे पहले मैंने कहा सिस्टम का एग्जैक्ट मतलब ही यही होता है कि एक तरीके से चलना, इसके पास एक रास्ता है और वो वन वे जो है वो फिक्स है, वैसे ही चलेगा वो, और कुछ नहीं हो सकता। तो जो फिक्स तरीके से चल रहा है वो सिस्टम है। समझ आया? जिसका एक नियम है, जिसका एक रूल है, वो वैसे ही चल रहा है। अब फिक्स तरीके से चलने पर मान लीजिए आपकी गलती जो है वो ज्यादा आ रही है, लेकिन तरीका वही है, रास्ता वही है, चलना वैसे ही है। अगर गलती ज्यादा आ गई और चलना भी वैसे ही है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि जो भी एरर आपका आ रहा था, चाहे गलती पॉजिटिव थी, हमेशा पॉजिटिव ही आती रहेगी। हाँ यार। और मैंने कहा बाई चांस उस रास्ते पर गलतियां आ रही थी और वो गलतियां कम थी, नेगेटिव थी गलतियां, मैंने कहा यार अगर सिस्टम से ही चलना है तो वो गलती हमेशा नेगेटिव होती रहेगी, उसमें तो डाउट ही नहीं है। तो सिस्टम से चलने का मतलब ही ये होता है, या तो बहुत ज्यादा एकदम बढ़ता ही चले जाता है या घटता ही चले जाता है, एक तरीके से एक ही रास्ते पर चलता है, वो फिक्स रास्ता वैसा ही है। तो जो एरर ऐसा जो या तो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। एरर which occurs in fixed direction। वो एरर जो एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है उसको कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, बट रिमेन सेम इन फुल मेजरमेंट। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पूरी पूरी मेजरमेंट में सेम रहेगा। ठीक है। अब मेरी यहां से बात आती है, जरा गौर देना कि सिस्टमेटिक एरर को समझा कैसे जाएगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक चेन है और वो चेन की जो ओरिजिनल लेंथ है, उस चेन की जो ओरिजिनल लेंथ है वो 20 मीटर की है। मान लीजिए 20 मीटर की है, और मैंने आप लोगों को कहा अगर ये चेन 20 मीटर की है और आप इस चेन से मेजरमेंट कर रहे हो, इस चेन से आपने कुछ मेजरमेंट किया, ओरिजिनल लेंथ उसकी 20 मीटर की है, बट मेजर करने पे वो चेन 19 मीटर शो कर रही है, यानी उस चेन में थोड़ा बहुत एरर है और वो चेन 19 मीटर शो कर रही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एक चेन को मेजर किया तो 19 मीटर नापेगी, दो चेन को मेजर करोगे तो वो 38 मीटर नापेगी, और तीन चेन को मेजर करोगे तो वो कितना हो गया, 19 3 जा 57 मीटर नापेगी। अब आप ध्यान दो, क्या मैं लिख सकता हूं कि एक चेन को नापने में कितना एरर था, -1 मीटर का एरर था, दो चेन को नापने में -2 मीटर का एरर था,
3 चेन को नापने में -3 मीटर का एरर था। अरे एरर तो आ रहा है भाई। और आप देखो जैसे जैसे आप उस चेन से मेजर करते जा रहे हो आपका एरर बढ़ता जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह रहा है और मेजरमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है एक फिक्स तरीके से। इस तरीके के एरर को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। मेरी बात समझ आई आपको? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर जो बेसिकली आप लोगों का एक ही डायरेक्शन में चलता है और मेजरमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है, जैसे एग्जांपल दिया। अब मैं ये बात लिख सकता हूं, आप लोगों का जो सिस्टमैटिक एरर है आपका जो सिस्टमैटिक एरर है वो बेसिकली कैसा है? मैंने कहा ये सिस्टमैटिक एरर आप लोगों का यूनिडायरेक्शनल एरर है। ये पेपर में नाम आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टमैटिक एरर आपका यूनिडायरेक्शनल एरर है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में चलता रहता है। दूसरी बात मैंने यहां पर ये कही कि ये सिस्टमैटिक एरर मेजरमेंट के साथ बढ़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज विद मेजरमेंट। आपके मेजरमेंट के साथ ये एरर हमेशा बढ़ता हुआ चलता रहता है। यानी मैंने कहा कि आप लोगों का जो सिस्टमैटिक एरर है वो आपके मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा ही चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जैसे जैसे आप लोगों की मेजरमेंट हो रही है वैसे वैसे आपका एरर बढ़ता जा रहा है। मैंने यहां पर लिख दिया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L इज द मेजरमेंट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब जो मेजरमेंट के साथ बढ़ता हुआ जाता है, जैसे आपने पीछे एग्जांपल में देखा था कि पहले एरर -1 था, बाद में एरर -1 नहीं था, -2 हो गया, फिर एरर -3 हो गया, यानी अपने आप एड अप होता जा रहा है। जो क्वांटिटी मेजरमेंट के साथ एड अप होती रहती है, यानी एक दूसरे में जुड़ती रहती है, उस क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि सिस्टमैटिक एरर अपने आप में, सिस्टमैटिक एरर इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, यानी इस एरर को आप लोग क्यूमुलेटिव एरर के नाम से भी जानते हो। ये बात आपको क्लियर करनी है। हेंस इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एरर। इस एरर को हम लोग क्यूमुलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी सारी कहानी जो थी ये आपके सिस्टमैटिक एरर की कहानी थी। क्लियर हुई बातें? अब अगला एरर जो मेरे पास आता है वो है आपका रैंडम एरर। वो है आप लोगों का रैंडम एरर। इनको जरा समझना। रैंडम शब्द का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी, कैसे भी, फ्रॉम एनीवेयर। आप इस बात को क्लियर करते हुए चलेंगे जनाब। रैंडम शब्द का मतलब होता है फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कैसे भी आपका रैंडम काम हो जाता है जिसका पता नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका कॉज नहीं पता होता, फॉर विच कॉज इज अननोन। यानी जो उसका सोर्स है कि वो कहां से आया है हमारे पास, उसके एरर का सोर्स पता नहीं होता, वो अननोन है। अब इस बात को क्लियर करना कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपको कहा कि जैसे आप लोगों ने बचपन में अपने स्कूल के अंदर साइंस में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये पक्का पता था कि पहली बार में ठीक नहीं होगा। ये हमारी अपनी क्वालिटी है, पहली बार में कोई चीज ठीक नहीं होती। जब वो पहली बार में ठीक नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, उसी एक्सपेरिमेंट को 3, 4 या 5 बार परफॉर्म करते थे और लास्ट में उसका मीन निकालते थे। जो भी रिजल्ट आता था 5 बार का उसका एवरेज निकालते थे और जो एवरेज आता था वो एवरेज हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे और ये मान लेते थे कि वो एवरेज जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है। इसका मतलब देखो, आप इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह का एवरेज करते क्यों थे, इसको समझो पहले। मैंने आपको कहा जनाब ये एवरेज इसलिए किया जाता था क्योंकि आप पहली बार में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में आपको पता ही नहीं था कि एरर कहां से आया। अगर ये पता होता कि एरर कहां से आता है तो आप उसको ठीक कर देते।
और ये भी नहीं पता था कि वो जो वैल्यू आपके पास पहली बार में आई है वो एक्यूरेट है कि भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी कारण से जिसका यही नहीं पता होता कि वो कहां से आया, जिसका सोर्स या कॉज पता नहीं होता, उस एरर को कहते हैं रैंडम एरर। और उसी एरर को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम 5-6 बारी परफॉर्मेंस करते हैं। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन होगी ना, तो उतनी ही एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वो सारे एरर को हटाने के लिए लास्ट में एवरेज लेते हैं। इस तरह के एरर को जिसका कॉज नहीं पता होता हम कहते हैं रैंडम एरर। समझ आई मेरी बात? और ये तो एक्सीडेंट के थ्रू आ रहा है। दो शब्द होते हैं, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इंसिडेंट का एक्चुअल मतलब होता है जिसका आपको कॉज पता होता है कि वो हुआ कैसे है, और एक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो हो गया, बस वो पता नहीं कैसे होना था, उसका कोई रीजन नहीं पता था, कोई सोर्स नहीं पता था, वो बस हो गया, तो उसको कहते हैं एक्सीडेंट। समझ आ रहा है मेरी बात? एक्सीडेंट का पहले थोड़ी पता होता है कि एक्सीडेंट होगा, वो तो बाद में पता लगता है। तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि जो आपका रैंडम एरर है, और रैंडम एरर का कोई सोर्स तो पता नहीं है, तो पता ही नहीं है कहां से आया कैसे आया, पहले से भी नहीं पता था। इस एरर को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल एरर। मेरी बातों को समझ के चलना। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जिसका सोर्स नहीं पता, इस एरर को एक और नाम से भी जान सकते हैं जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल एरर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, पेपर में आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। इन शब्दों पे ध्यान देंगे। अब मैंने आप लोगों को एक बात कही, मैंने कही कि ये जो एरर है ये कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, फ्रॉम एनीवेयर इन एनी सेंस। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। ये शब्दों पर ध्यान देना, क्या लिख रहा हूं। जैसे सिस्टमेटिक एरर में क्या था भाई, सिस्टमेटिक एरर में आप लोगों का या तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, बट एक टाइम पे एक ही था। यहां पे ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अभी पॉजिटिव और अगले स्टेप में नेगेटिव हो जाए, अभी नेगेटिव अगले स्टेप में पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जब भी तो रैंडम है। तो इस टाइप का एरर मैं एक बात तो कह सकता हूं कि आप लोगों का, मान लो एक आपके पास कोई एरर है जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में पहली रीडिंग आपके पास आ रही है -2, आ रही है यार। उसके बाद आपके पास रीडिंग आ रही है 2, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में वही सेम एक्सपेरिमेंट है, तीसरी बार में रीडिंग आ रही है +2। तो मैंने आप लोगों को कहा अगर मैं इन तीनों का एवरेज लेता हूं, इन तीनों का एवरेज किस तरह से लेंगे, मैंने कहा यार -2 +2 और फिर 2। और आपने यहां पर यह कहा अगर मैं इनको 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो फाइनल क्वांटिटी आती है वो एक एरर फ्री क्वांटिटी है। आप मेरी बात को समझना, वो क्या है, एक एरर फ्री क्वांटिटी है। उस एरर फ्री क्वांटिटी के अंदर जो मैं बात कह रहा हूं ना, वो एक्चुअल मतलब आपका यही है कि आप लोगों का उसमें से रैंडम एरर हट चुका है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये जरूरी था। अब मैंने आप लोगों को ये कहा कि जनाब आप लोगों का ये एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ही एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पहले आ रहा था -2, बाद में आ गया +2, दोनों आपस में कट गए तो एरर तो 0 हो गया ना। मेरी बात को समझो, 0 हो गया। तो इस तरह का एरर जो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही घटता बढ़ता रहता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये बात याद रखेंगे। इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। ये एरर आप लोगों का यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। इस बात को समझते हुए चलना आप लोग, ये एरर आपका यूनिडायरेक्शनल नहीं है। तो यूनिडायरेक्शनल नहीं है इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, घट बढ़ रहा है। पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव, घट बढ़ रहा है।
उस घट बढ़ने के कारण एक शब्द आता है कंपेंसेशन। जैसे मैंने आपको कहा, ये नेता लोग बाढ़ पीड़ित लोगों को, एक्सीडेंट ग्रसित लोगों को सांत्वना के तौर पे कुछ पैसा देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाढ़ पीड़ित लोगों को सांत्वना के तौर पे पैसा दिया जा रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपेंसेटिंग अमाउंट। कंपेंसेटिंग का मतलब सांत्वना, यानी आपके दुख को कम कर रहा है। दुख था एरर, सांत्वना था करेक्शन। मेरी बात को समझना। तो करेक्शन के तौर पे जो पैसा दिया जा रहा है, सांत्वना के लिए आपको एरर को कम किया जा रहा है, बात समझ में आ रही है, उसको कहते हैं कंपेंसेटिंग। तो मैंने कहा यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है। एक एरर पॉजिटिव था, सडनली नेगेटिव हो गया, घट गया एरर। एरर था, नेगेटिव भी हो गया, यानी कंपेंसेशन भी आ गई और एरर भी चला गया। इसी कारण से इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये यूनिडायरेक्शनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नेचर के बिहाफ पर इसको एक और नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इस एरर को हम लोग? इट इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। हम लोग इसको कंपेंसेटिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो एरर है ये घटता बढ़ता रहता है। समझ में आ रही है? सांत्वना साथ के साथ मिलती रहती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही याद रखेंगे। तीसरा जो एरर मेरे पास आता है उसको नाम देते हैं ग्रॉस एरर। तीसरा एरर मेरे पास आता है ग्रॉस एरर। ये 3 ही क्लासिफिकेशन है सर्वे में। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो क्वेश्चन भी करेंगे। 3 ही क्लासिफिकेशन है बस। तीसरा एरर आपके पास आया ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है जनाब। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों का चाहे वो आपका नेचुरल कॉज हो, आप मेरी बात को समझना, चाहे वो आपका नेचुरल एरर हो। नेचुरल एरर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर ये कहा, आपके थंडर स्ट्रॉम की वजह से कोई एरर आ गया, बिजली चमक रही है उसकी वजह से एरर आ गया, या रेन के कारण एरर आ गया, या फॉग के कारण कोई एरर आ गया, या आंधी तूफान चल रहे हैं उनके कारण कोई एरर आ गया। आपके हाथ में तो नहीं है वो सब चीजें। या मैंने कहा अर्थक्वेक के कारण भी कोई एरर आ गया, आपके हाथ में तो नहीं है ना ये सब चीजें। वो चीजें जो आपके हाथ में नहीं होती उनको आप लोग कहते हो नेचुरल एरर, जो प्राकृतिक सिद्धांतों के कारण एरर आते हैं। या मैंने आपको कहा दूसरा जो कॉज है वो है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब होता है कि आपके कारण जो एरर आ रहा है। आपके कारण कैसे आ सकता है? जैसे मैंने कहा केयरलेसनेस, एक्सपेरिमेंट करते हुए आपकी नजर कहीं और है। अक्सर ऐसा मैंने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ देखा है। सामने देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते अक्सर नजरें इंस्ट्रूमेंट के साथ ही घूम जाती है। तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो जो इस तरह का कोई एरर है केयरलेसनेस के कारण आ रहा है, या मैंने कहा रीडिंग नोट करते हुए गलत हो गया, आपको नॉलेज कम है, लैक ऑफ नॉलेज, या मैंने कहा फॉल्स रीडिंग आपने नोट कर ली। इन कारणों से जो एरर आते हैं उनको आप कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है? तो सर्वेइंग इंजीनियरिंग में ना पर्सनल एरर और नेचुरल एरर नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है अलग से। जब भी इन दोनों के बारे में बात करी जाती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन दोनों के बारे में जब भी बात करी जाएगी, जब भी आपको याद रखना है कि ये दोनों ग्रॉस एरर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है? एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, दिमाग से निकल गई थी, अभी भी लिखवा देता हूं। जो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्यों? जरा ये भी देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप इस बात को समझना। इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है, जैसे मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है यार, जैसे चेन छोटी है या बड़ी है ज्यादा, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट है उसमें कमी है, टेक्योमीटर में कमी है, या कंपास के आसपास लोकल अट्रैक्शन है, वो सब कमी है। अगर आपको नहीं पता तो डरना मत, ये नाम मैंने बोले हैं वो सब आगे आप पढ़ोगे। तो ये सब कमी
ठीक तो नहीं हो रही। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते जा रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में आप लोगों का एरर टाइम के साथ बढ़ाता रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो वो एक्सपेरिमेंट जब टाइम के साथ आपके एरर की वैल्यू को बढ़ाता रहता है ना, हम उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, और वो हमेशा एक ही तरफ जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है तो वो ठीक थोड़ी हो रही है बीच में, वो तो कमी बढ़ती जा रही है फिर, इसीलिए उसको सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? अब मेरे पास यहां पर बात आती है, हम लोगों ने 3 एरर पढ़े, कौन कौन से? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। आपके एग्जाम में इसमें से बहुत हद तक क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो एग्जांपल है वो किसका है, सिस्टमेटिक है कि कंपेंसेटिंग है, क्या है? तो मैं अभी आपको एक टेबल लिखवाता हूं, उस टेबल में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन से वाला मेथड में कौन सा एरर आता है, वो क्यूमुलेटिव एरर है या कंपेंसेटिंग एरर है। वो टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि आप देखेंगे, आप चाहे आईएएस का पेपर देखो, चाहे गेट का देखो, चाहे एसएससी का देखो, चाहे स्टेट पीएसयू का देखो, सब में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो टेबल मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए कृपया करके वो सब आप याद रखेंगे। वन लाइनर कंसेप्ट कहते हैं इनको, वन लाइनर क्वेश्चंस कहते हैं। वो टेबल आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लूं मैं बस। चले, एक पॉइंट और लिख लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि जो आप लोगों का एक्सीडेंटल एरर होता है, यहां पे लिख लो। जैसे सिस्टमेटिक एरर बताया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ये जो है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होगा। एल इज द लेंथ ऑफ मेजरमेंट, याद रखेंगे, काम आएगा। ठीक है, चले। तो सबसे पहला आपको मैं जो टेबल लिखवा रहा हूं वो काफी काम की टेबल आएगी, ध्यान से सुनते हुए चलना उस टेबल के बारे में। अगर आप लोगों का इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है, अगर आप लोगों की इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है, तो वो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन में जो एरर होता है वो क्यूमुलेटिव एरर होता है हमेशा। वो कैसा होगा? क्यूमुलेटिव होगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर है बेसिकली। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा आप लोगों का जो आता है वो आता है आपका पुल या टेंशन। आपके चेन को खींचने के लिए जितने पुल की जरूरत है वो 80 न्यूटन है। मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज पुल 80 न्यूटन है। वो कम ज्यादा हो सकता है, तो ये जो होता है ये कंपेंसेटिंग होता है, इसको कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तीसरा आता है आप लोगों का वेरिएशन इन टेम्परेचर। आपके टेम्परेचर के कारण जो वेरिएशन है, यहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? ऐसे टेम्परेचर नहीं है कि दिन में धूप निकल रही है, शाम को ठंड हो गई है, ऐसा नहीं है। जैसे गर्मी है तो गर्मी के टाइम को माना गया है टेम्परेचर के तौर पे, या सर्दी है तो सर्दी के टेम्परेचर को माना गया है, तो वो लंबे समय तक चलता है। इतने लंबे समय तक अगर कोई टेम्परेचर चलता है, उस दौरान आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। मेरी बात समझ आई? तो वो एक्चुअली में उस टेम्परेचर की बात चल रही है, वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ये वाला जो आपका एरर है वो क्यूमुलेटिव एरर की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने बताया लंबे समय तक चलता है ये, तो ये आपको याद रखना है, क्यूमुलेटिव कैटेगरी की एरर है ये। और ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखिए जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए कृपया करके याद रखना, काम आएगा। अभी सैगिंग। सैगिंग क्या होता है? जो आपकी चेन अगर आप ढीली छोड़ दो, तो चेन को ढीला छोड़ने से चेन ऐसे हो जाती है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं सैगिंग। सैगिंग कैसा एरर है? क्यूमुलेटिव एरर है। और हमेशा कौन सा एरर होगा? ये पॉजिटिव एरर होगा। ये एरर है भाई, करेक्शन नहीं है, वो एरर लिख रहा हूं मैं। हमेशा पॉजिटिव एरर होगा सैगिंग। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज ये आप लोगों का कंपेंसेटिंग एरर है।
आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है ये सब बातें। ये क्या होता है जब मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा, अभी बताया तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, डरना मत आप लोग, ये आगे पढ़ेंगे। कंपेंसेटिंग एरर है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देन हमारे पास आता है बैड रेंजिंग। बैड रेंजिंग, रेंजिंग पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है, उसी रेंजिंग के तहत ये बात करेंगे बैड रेंजिंग की। तो बैड रेंजिंग आप लोगों का क्यूमुलेटिव एरर है। बैड रेंजिंग कैसा एरर है? क्यूमुलेटिव एरर है, और हमेशा ये एरर आपका पॉजिटिव रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो, ये 6 तरीके के एरर हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा एरर किस क्वांटिटी का है, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी पार्ट है ये। ठीक है, अब जरा बात को समझेंगे, एक बार ही पढ़ लेते हैं दोबारा से इसको। 1 मिनट बस लाइन खींच लें कोई। चलो, अभी कंपेंसेटिंग एरर कौन कौन से हैं? केवल 2 ही हैं, आप ध्यान से देखिए। एक तो है आपका वेरिएशन इन पुल, एक है आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोस। 2 तरह के कंपेंसेटिंग एरर है। और पॉजिटिव एरर कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका बैड रेंजिंग, एक है आपका सैगिंग। याद रखने हैं, एज इट इज आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहां पर कि आप लोगों का टेम्परेचर के कारण कौन सा? क्यूमुलेटिव आता है। इनकरेक्ट के कारण क्यूमुलेटिव आता है। इस तरह के एरर आपके बहुत काम आते हैं। यहां मैंने आप लोगों के साथ एरर वाले टॉपिक को डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस सेशन में, कि बेसिकली क्या है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पहले वाले सेशन में कि यार रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जब आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में ओवरऑल आपकी 14 सब्जेक्ट है, मेजर मेजर, छोटी की बात नहीं कर रहा। वो 14 सब्जेक्ट को पढ़ना, उसके डाटा को ग्रैब करना और वो सारी बातों को याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें स्ट्रेटेजिक तौर पे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फील्ड के अंदर कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ते तो सारा दिन है, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट आज पढ़ी है उस सब्जेक्ट में काफी टाइम का गैप दे दिया, बाकी सब्जेक्ट में उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया। एक सब्जेक्ट में अगर आप बहुत टाइम का गैप दे देते हैं तो एक्चुअल में वो सब्जेक्ट आप भूल जाते हैं। फिर आप उसी सब्जेक्ट को जब 5 महीने 6 महीने बाद उठाते हैं तो आप देखते हैं कि वो सब्जेक्ट आपके लिए 0 बन गई। उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। आपको क्या करना होगा फिर? तो जब आप लोगों को इस तरह का कोई सिनेरियो देखने को मिले ना कि भाई आपको बहुत बहुत टाइम तक रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत बहुत टाइम तक आपकी कोई सब्जेक्ट छूट गई, तो आप मान के चलिएगा जो आपने पढ़ा है वो वेस्ट हो जाएगा आप सभी का। उस तरह के केस में आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और इस स्ट्रैटेजी की कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी मुझे किसी जमाने में एक आईएएस ऑफिसर ने बताई थी। उसके बाद मेरा भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ, मैंने जितने भी एग्जाम दिए गेट ये सब एक ही बार में निकले मेरे। और आप लोगों भी अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी एग्जाम आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इतनी आसान नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा सा आप लोगों को, रिजल्ट पक्का आएगा, ये बात पक्की है इसकी। चले शुरू करते हैं, वो स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको। सबसे पहला, आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी, मान लीजिए आपने कोई सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप सबको बस। इस सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, आप लोग थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो थ्योरी आप पढ़ते हैं वो थ्योरी आपके प्रॉपर नोट्स होते हैं, मतलब आपके टीचर द्वारा बनवाए गए नोट्स होते हैं, लेकिन उन नोट्स में तो मैं यही कहूंगा पूरी किताब है, वो एकदम प्रॉपर किताब है वो देखी जाए तो वो बुक की तरह नोट्स आपको टीचर बनवा के आता है। लेकिन रिमेंबर मेरी ये बात, आपके एग्जाम में ना वो बुक काम नहीं आती कभी भी। पेपर के टाइम पे आप उस बुक से थोड़ी पढ़ोगे यार। इसलिए एक बात याद रखना, वो प्रॉपर नोट्स तो आपने क्लास में बना लिए, क्वेश्चन कर लिए आपने क्लास में कर लिए,
लेकिन सेल्फ मेड नोट्स होना अनिवार्य है सबके लिए। ये पहली बात पे आपको 100% अपने सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और वो कैसे होंगे, किसी को दिखाने थोड़ी है, सिर्फ अपने लिए प्रिपेयर करने हैं। छोटे से छोटा फॉर्मूला, मेन कंटेंट लिखना, ताकि आप अपने पूरे सॉइल मैकेनिक्स को या एक चैप्टर को जहां 3 दिन लगा रहे थे पढ़ने में, वहां आधे घंटे में पढ़ लो। इतने छोटे तरीके से नोट्स बनाना, रफ एंड टफ नोट्स, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि जब आप रफ एंड टफ नोट्स बनाते हो ना, तो आपको चीजें ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है, ज्यादा देर तक याद रहती है, और जब आप रिवाइज करते हो तो टाइम वेस्ट नहीं होता। समझे मेरी बात? फिर आपने पहली बार नोट्स बना लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बात कहते हैं कि वो 1 हफ्ते तक आपके दिमाग में रहेगा। 1 हफ्ते तक तो वो दिमाग में रहता है। उसके बाद आप देखोगे 1 हफ्ते बाद आप लोगों का वो छूट जाता है। मेरी ये बात समझना, 1 हफ्ते तक तो दिमाग में रहेगा, 1 हफ्ते बाद वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करना, 8वें दिन उसका रिवाइज कर लेना। जब आप 8वें दिन उठाओगे उसी सब्जेक्ट को, ये बाकी की सब्जेक्ट में खुद से अप्लाई करोगे आप, जो मैं बता रहा हूं ये अभी काम आएगी। 8वें दिन जब आप उसी सब्जेक्ट को उठाओगे ना, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से उठाना, आप थ्योरी मत पढ़ना उसकी। आप क्वेश्चंस करना, एक टारगेट लेकर चलना, 100 या 150 क्वेश्चन तो कम से कम आप करोगे ही करोगे, उस चैप्टर या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, इतने तो आप करोगे ही। और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, आपकी बुक के हो सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि ये 100 क्वेश्चंस आपने किए और उसमें से 80 आपके नहीं हो पाए और 20 आपने कर लिए। अगर ये 80 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो डिमोटिवेट मत होना, खुशी मनाना। क्यों? क्योंकि आप इन 80 क्वेश्चंस को दिमाग में जरूर रखोगे, ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में रहेंगे, पक्का रहेंगे। और जब आप दोबारा से इन 80 क्वेश्चंस को थ्योरी के माध्यम से देखोगे, अब आप लोग अपनी थ्योरी नोट्स को पढ़ने लग जाना। जो आप लोगों ने क्लासरूम में बनाए थे या जो आपने सेल्फ मेड बनाए थे, क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में है ही कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब आप थ्योरी नोट्स पढ़ना। तो जब आप थ्योरी नोट्स पढ़ोगे तो आप देखना कि ये 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बस जाएंगे। ऐसा प्रॉपर हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस भी हो गई और आपकी नोट्स रिवाइज भी हो गए। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक सिद्धांत जानता हूं, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, नाम सुनकर शक्ल देखने में और शक्ल देखकर नाम सुनने में बहुत फर्क है। अब तुम समझ सकते हो। तो अब की बार आपने क्वेश्चन देख लिए थे, वो क्वेश्चन देखने के बाद थ्योरी पढ़ी तो वो दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगी। आपने पढ़ लिया, पहले रिवीजन आपकी होगी। अब आपकी ये पहली रिवीजन आपके दिमाग में करीब 20 दिन तक रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 4 दिन में भूल जाओगे, नहीं, 20 दिन तक आपके पास रहेगा। अब आप क्या करोगे, 21वें दिन यही फॉर्मेट अप्लाई करोगे, सिर्फ क्वेश्चंस। 21वें दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन होंगे वो डबल होंगे। 200 मिनिमम लोगे, पहले 100 लिए थे ना, अब की बार 200 लोगे। और आप देखोगे कि अब की बार इन 200 क्वेश्चंस में से 150 प्लस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बैठे हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो थ्योरी छपी हुई है। इस बात को समझना, ये होगा, आप करके देखना। फिर जब आप ये करोगे, वो 50 क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, अपने नोट्स को पढ़ोगे, सेल्फ मेड नोट्स, इनको पढ़ना। फिर प्रॉपर नोट्स को मत पढ़ना, इनको पढ़ना। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो 50 क्वेश्चन भी देख लिए, फिर आपको ना यही चीज अगले 2 महीने तक याद रहेगी। 2 बहुत ज्यादा हो गए, मैंने कहा 1.5 महीना याद रहेगी। आपने 3 ही बार पढ़ा है उसको, लेकिन नियमित रूप से पढ़ लिया। 3 ही बार पढ़ा लेकिन नियमित रूप से पढ़ा, वो 1.5 महीने तक याद रहेगी। जब 1.5 महीने बाद आप उसको उठाओगे ना, अब की बार जब आप रिवीजन करोगे, तो वो रिवीजन अब की बार आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए, नहीं। अब की बार जो रिवीजन होगी, फाइनल रिवीजन, वो वाली फाइनल रिवीजन आप लोगों की कैसी होनी चाहिए, नोट्स। अब की बार क्वेश्चन नहीं, अब की बार नोट्स उठाना, और नोट्स उठाने के बाद टेस्ट अप्लाई करोगे। प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब की बार आपको टेस्ट अप्लाई करने हैं, और कम से कम 3 टेस्ट तो आपको देने ही है। डायरेक्टली टेस्ट अप्लाई करोगे अब आप।
जब आप ये टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी, क्योंकि आप रिवीजन तो बहुत ज्यादा कर चुके हो, अब आपको टेस्ट देने की बारी थी, वो टेस्ट अप्लाई करना, गलतियां बहुत ज्यादा पता लगेंगी, फिर उन गलतियों पे अपने आप से काम करना। मेरी बात समझ आई? ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, इसको नियमित रूप से करो, इसके बाद आपको 4 महीने तक वो डाटा याद रहेगा। और ये ही हर सब्जेक्ट के साथ करो, केवल एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, समझना मेरी बात को, केवल एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, सबके साथ करो। जब आप इस तरह का फॉर्मेट बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी अप्लाई करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप लोगों का बहुत कुछ बेनिफिट हो गया, रिवाइज अच्छे से हो गया, सारी चीजें इफेक्टिव मैनर में आपके पास चल रही हैं और रिजल्ट आ रहा है। और इस स्ट्रेटजी के साथ चलने में बेनिफिट क्या है कि आप लोगों के पता ही नहीं लगेगा आप लोगों ने 8 से 10,000 क्वेश्चन कब सॉल्व कर लिए। सारी सब्जेक्ट के जब आप लोग मिलाओगे, इतने क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे और टेंशन नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है, वरना तो इंसान टेंशन में, प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है, कृपया करके फॉलो करेंगे, काम आएगी आप लोगों के। और तो फिलहाल यही, ऐसा कुछ और सच तो है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो आज पढ़ाया है, इसके बिहाफ पर 1-2 क्वेश्चंस, और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड जो मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं, फॉर्मूला बेसिस और पेपर में किस तरीके से आए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एरर्स। एरर्स के कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे, काफी हद तक एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारा लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स और ट्राइंगुलेशन का कंसेप्ट है, उसको भी डिटेल में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ बने रहिए। मैं निखिल गोयल आप लोगों को सर्विंग में बहुत कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस भी आप लोग करोगे, मेरी गारंटी है। जितनी भी किताब आप लोगों ने सर्विंग इंजीनियरिंग की देखी है, उन सबके सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हुआ चलूंगा। बाय। हेलो जी, मेरा लेक्चर हो गया।